हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जावा स्क्रिप्ट जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोडिंग लैंग्वेज है पूरी दुनिया में। तो अगर आप जावा स्क्रिप्ट का इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो एक राइट डिसीजन है। अब जॉब कैसे मिलेगी, इंटरव्यू क्रैक कैसे होंगे, तो उसके लिए आज मैं शेयर करने वाला हूँ टॉप 10 जावा स्क्रिप्ट क्वेश्चन जो कि रेलेवेंट हैं एक कैंडिडेट के लिए जिसका एक्सपीरियंस 2 से 3 ईयर्स का है। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को एज ए मॉक इंटरव्यू भी कंसिडर कर सकते हो इस वीडियो को। ठीक है, फॉर योर प्रैक्टिस क्या करना है, क्वेश्चन को सुनना है, वीडियो पॉज करना है, अपने आंसर को सोचना है और फिर मेरा आंसर सुनना है और फिर कंपेयर करना है। ठीक है। हे, माय नेम इज़ हैप्पी और मैं हेल्प करता हूँ क्रैकिंग जावा स्क्रिप्ट इंटरव्यूज़ कैंडिडेट्स के लिए बाय पोस्टिंग जावा स्क्रिप्ट करियर वीडियोस, जॉब्स एंड इंटरव्यू गाइडेंस वीडियोस। तो अगर आप कुछ मिस नहीं करना चाहते हो कोई लेटेस्ट वीडियो जावा स्क्रिप्ट का, तो हिट करो लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्लाइस एंड स्प्लाइस मेथड्स ऑफ एन एरे। अब क्योंकि इन दोनों में कोई रिलेशन है नहीं एक्चुअली वैसे, बट बेसिकली इन दोनों का नाम बहुत सिमिलर है, इसलिए ये इंटरव्यूज़ में काफ़ी पूछा जाता है। बट वैसा इनमें फंडामेंटली कोई रिलेशन नहीं है। बहुत ही शॉर्ट में हमें स्लाइस मेथड, हमें अगर आपको याद हो तो स्लाइस मेथड इज़ यूज टू गेट ए सबसेट ऑफ द एरे, इफ़ यू रिमेंबर राइट। सबसेट मिलता है, उसमें हमें स्टार्ट इंडेक्स टू एंड इंडेक्स पास करना होता है और जब रिजल्ट आता है उसमें एंड नहीं इंक्लूड होता है, राइट। ये हमारा स्लाइस था। जो स्प्लाइस मेथड है वो अलग है। वो स्प्लाइस मेथड इज़ यूज टू ऐड, रिमूव और रिप्लेस एलिमेंट्स इन एरे। ठीक है, ऐड, रिमूव और रिप्लेस करने के काम आता है। तो दोनों बहुत ही फंडामेंटली डिफरेंट है, बट यस पूछ लेते हैं क्योंकि नाम थोड़ा सा सेम है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैप एंड फॉर ईच एरे मेथड्स ऑफ एन एरे। तो ये हमें पता है कि ये दोनों मेथड्स जो हैं वो एरे पे अप्लाई होते हैं और इनका यूज़ क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले इनमें सिमिलैरिटी क्या है। सिमिलैरिटी ये है कि एरे मेथड्स फॉर मॉडिफिकेशन एंड इटरेशन, मतलब अगर आपके पास एक एरे है और आप उसके सारे एलिमेंट्स में कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं और पहले इटरेट करेंगे और फिर मॉडिफाई करेंगे, राइट, एक 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 करके, तो उसके लिए ये दोनों मेथड्स यूज़ होते हैं, मैप एंड फॉर ईच। अब देखते हैं डिफरेंस क्या है। पहले मैप को एक्सप्लोर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एरे है कुछ इस तरीके से, एरे 1 2 3। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए एक आउटपुट जिसमें एक एरे हो और हर जो ये एलिमेंट है 1 2 3 ये मल्टीप्लाइड बाय 2 हो। कुछ इस तरीके का आउटपुट चाहिए, 2 4 6। ओके, तो इसके लिए हम मैप मेथड यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे, इस तरीके से कुछ हमें क्या करेंगे, एरे में मैप मेथड अप्लाई करेंगे और फिर यहाँ पे एरो फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो एरो फंक्शन लाइक नॉर्मल फंक्शन एक पैरामीटर पास करेंगे ई। तो ई क्या करेगा, ये 1 2 3 को एक एक करके एक्सेप्ट करेगा और फिर ई मल्टीप्लाई बाय 2 करके जो न्यू एरे बनेगी हर एलिमेंट के साथ, लाइक पहले 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 2, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4। तो वो नई एरे को एक हमारा न्यू वेरिएबल मैप एरे में असाइन कर देगा। 2 4 6 हमें फाइनली अगर हम उसको मैप एरे को लॉग करेंगे तो 2 4 6 लॉग हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आपने अगर एक बात नोटिस करी तो हमें एक न्यू एरे हमने क्रिएट करी, ठीक है, मैप एरे। हमने पुरानी एरे को कुछ नहीं किया, ठीक है। तो यही जो है सबसे डिफरेंस है मैप में। तो मैं डेफिनेशन दिखा देता हूँ पहले। द मैप मेथड इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू मॉडिफाई ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे, ओके, ईच एलिमेंट, एंड क्रिएट ए न्यू एरे विद द मॉडिफाइड वैल्यूज। तो ये न्यू एरे जो बन रही है इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर ईच की। तो फॉर ईच भी वही काम करता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे सेम, हमारे पास 1 2 3 था और हमने यहाँ पे आउटपुट आया है 2 4 6, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है कि हमने एरे में जो हमारी एरे थी उसमें फॉर ईच मेथड का यूज़ किया, एक एक करके सारे पैरामीटर पास किए। एरो ऑपरेटर के बाद हमने जो एक्सप्रेशन, जैसे फंक्शन के हम करली ब्रेसेस के अंदर जो कोड लिखते हैं वो सेम कोड हम एरो फंक्शन में इसी करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो ये एरो फंक्शन होता है इन शॉर्ट, ठीक है। तो अब अगेन हमने 1 को, सबको 1 2 3 को मल्टीप्लाइड बाय 2, तो रिजल्ट क्या है 2 4 6। पर अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे
तो ये एक लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं 246। ये कोई एरे नहीं है। एरे होता तो इसके आगे ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स होते, राइट। और अगर आप इस एरे 2 को जो हमने यहाँ पे ही सॉरी पहले मैं वो कोड दिखा देता हूँ। तो एरे 2 को अगर लॉक करेंगे तो ये सेम रहेगी, ये चेंज नहीं हुई। ठीक है, यही डिफरेंस है। मैप में एरे 1 चेंज हो गया था, द ओरिजिनल एरे इज चेंज्ड, बट फॉर ईच में आप हर एलिमेंट पे आपने ऑपरेशन करके कुछ नए एलिमेंट्स इस तरीके से जनरेट किए, बट आपने एग्जिस्टिंग एरे जो ओरिजिनल एरे थी एरे 2 जो, उसको चेंज नहीं किया है। तो ये है हमारा फॉर ईच मेथड। तो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट आप इसको यूज़ करेंगे। और डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है। The for each method is used when you want to perform some operation on each element of an array without creating a new array। ठीक है, तो अब समझ गए, आई होप कि आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि अच्छा मुझे तो भाई सेम एरे को मॉडिफाई करना है, उसके हर एलिमेंट को चेंज करना है, तो चलो अब मैप यूज़ करते हैं। बट हाँ, मुझे सेम एरे को तो वैसे ही रहने देना है, बट मुझे हर एलिमेंट से कुछ ना कुछ ऑपरेशन करके उसको एक नए, मुझे इंडिविजुअल एलिमेंट्स चाहिए, एरे नहीं चाहिए, एलिमेंट्स चाहिए। तो चलो फॉर ईच यूज़ करते हैं। तो ये था डिफरेंस दोनों में। ऑल राइट फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन में जाने से पहले अगर आपने मेरे नेवर गिव अप चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया है तो एक्सेप्ट कर लो। अपने आप से प्रॉमिस करो और एक कमिटमेंट कर लो कि चाहे कितना भी मुश्किल हो, चाहे कितने भी रिजेक्शंस फेस करने पड़ें, बट यू विल नेवर गिव अप अंटिल यू क्रैक द इंटरव्यू। ये मेरा खुद का ओन स्ट्रगल स्टोरी है जब भी मैंने इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर किया है। एक्सेप्ट दिस चैलेंज बाय राइटिंग नेवर गिव अप इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ। ट्रस्ट मी, जैसे ही आप लिखोगे आपके अंदर आपको एक कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन फील होगा आपके गोल के लिए। व्हाट इज़ एरे डीस्ट्रक्चरिंग इन जावास्क्रिप्ट? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं होता है एप्लीकेशंस में, बट एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो होता क्या है बेसिकली, क्या है एरे डिस्ट्रक्चरिंग? मतलब बिल्डिंग बनाना और फिर उसे तोड़ देना, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो हम एरे यूज़ किस लिए करते हैं? हमारे पास क्योंकि एप्लीकेशन में बहुत सारा डाटा हो जाएगा, अगर हम एरे यूज़ नहीं करेंगे तो हम बहुत सारे वेरिएबल्स यूज़ करेंगे, राइट। मल्टीपल वेरिएबल्स यूज़ करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए। तो उसको स्ट्रक्चर करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से एरेज़ यूज़ कर लेते हैं। 4 एरेज़ में हमारा बहुत सारा डाटा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, हमने हैंडल कर लिया है अपनी एप्लीकेशन में, और ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चरिंग ऑफ डाटा, राइट। अब होता क्या है कि हमें भाई डीस्ट्रक्चरिंग करनी है। तो डीस्ट्रक्चरिंग कुछ नहीं है, बस उसको हमने बैक इनटू द सेम वेरिएबल्स में तोड़ दिया जब एरेज़ को, तो वो हो गई डीस्ट्रक्चरिंग। ओके, तो बहुत ही सिंपल था। ठीक है, अगर हम इसकी कुछ डेफिनेशन देख लेंगे थ्योरेटिकल वे में तो ये होगी, एरे डीस्ट्रक्चरिंग अलाउज यू टू एक्सट्रैक्ट एलिमेंट्स फ्रॉम एन एरे एंड असाइन देम टू इंडिविजुअल वेरिएबल्स। ये जो मल्टीपल वेरिएबल्स हैं कुछ इस तरीके से कर देंगे इन ए सिंगल स्टेटमेंट। तो सिंगल स्टेटमेंट मतलब वो जावा स्क्रिप्ट आपको एक लाइन ऑफ कोड देगा जो मतलब सिंगल स्टेटमेंट कहते हैं। और सेकंड पॉइंट इज एरे डीस्ट्रक्चरिंग इज इंट्रोड्यूस्ड इन ECMAScript 6 ES6। तो पहले नहीं था ये, बट बाद में ES6 जब से आया है 2015 टू 2015-16 से, तब से ये आ गया है। कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है इसकी। कोड देख लेते हैं जल्दी से इसका। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक ये एरे है, ओके। अब आपको एरे डीस्ट्रक्चरिंग करनी है, मतलब हर एलिमेंट को सेपरेट वेरिएबल्स में असाइन करना है, राइट। यही तो है। तो ये सिंगल लाइन जावा स्क्रिप्ट ES6 जो उसने इंट्रोड्यूस किया, उसने बोला भाई या तो तुम वैसे कर लो, मतलब इंडेक्स इंडेक्स करके कि भाई वेर 1 इक्वल टू फ्रूट्स 0, फिर देन वेर 2 इक्वल टू वो सब कर लो, तो वो तो लंबा सा तरीका हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने एक इस तरीके से कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ करो, इनसाइड द ब्रैकेट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जस्ट एरे असाइन कर दो, सिंगल स्टेटमेंट में काम हो जाएगा। ठीक है, और जब तुम इसको यूज़ करोगे इन वेरिएबल्स को, फर्स्ट फ्रूट, तो ये जो ये इनसाइड एलिमेंट्स हैं ये एज ए वेरिएबल आप यूज़ कर सकते हो, ये देख रहे हो। ठीक है, सिंपल आप उनको लॉक कर सकते हो। तो ये था इस एरे डिस्ट्रक्चरिंग। मुझे लगता नहीं कि कोई इसको इससे आसान तरीके से कभी भी इस जन्म में तो नहीं बता पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड फॉर ऑफ लूप? तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है भाई? तो
फॉर तो हमें पता ही है राइट, फॉर एक हमारे पास एरे है और अगर हमें इसको इटरेट करना है तो फॉर लूप की मदद से ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। हम एक i0 से स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा इंडेक्स होगा एरे का, और एरे डॉट लेंथ तक जाएंगे जो कि हमारे टोटल एलिमेंट्स होंगे एरे के, और इंक्रीमेंट करते रहेंगे आई को एक एक करके। तो ये नीचे हम इस तरीके से एरे को एक्सेस करेंगे और सारे एलिमेंट्स को लॉक कर देंगे। तो ये तो था हमारा फॉर लूप एक एरे को एक्सेस करने का, ठीक है। बट अगर हम अपना फॉर ऑफ लूप देखें तो वो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे हमारा एक एरे को हमने डायरेक्ट एरे रखा, जस्ट वेल यहाँ पे लेट सो फॉर, और ये ऑफ है, ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ फॉर ऑफ वेल ऑफ एरे। तो एक एक एलिमेंट जो है एरे का एक्सेस होता चला जाएगा और एक छोटे से कोड में आपको सेम आउटपुट मिल जाएगा जो कि आपको फॉर लूप से मिल रहा था। हो गई ना ग्रेट बात, है ना। तो ये है इन दोनों में डिफरेंस कि वहाँ पे हमें फॉर लूप में एक वेरिएबल भी डिक्लेयर, मतलब ये आई इक्वल टू ज़ीरो डिफाइन करना पड़ा, राइट। ये छोटा सिंटेक्स है और कोई वेरिएबल अलग से इनिशियलाइज इंक्रीमेंट ये सब नहीं करना पड़ा हमें, दो चीज़, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई जब हमारे पास फॉर ऑफ है तो हमें फॉर लूप की क्या ज़रूरत है। तो भाई फॉर ऑफ जो है वो एरेज के लिए गुड है, मतलब उसकी एक कंडीशन है कि तुम्हारे पास एरेज होना चाहिए, इस तरीके का कुछ होना चाहिए। जो फॉर लूप है वो एक जर्नलाइज है, वो आपका एरेज में भी चलेगा, आपका मतलब आपको मल्टीपल चीज़ों में चल जाएगा, तो वो उसकी एक अपनी खासियत है, राइट, वो बेसिक लूप है। तो डिफरेंस अगर देखें तो ये कुछ थ्योरी है। फॉर लूप इज स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स, राइट, having more lines of code, right, whereas for of is much simpler and better for iterating arrays। तो ये ध्यान रखना है हमें कि हाँ भाई सबकी ज़रूरत कुछ ना कुछ, किसी की ज़रूरत कहीं पे हो बढ़िया होता है, कोई कहीं पे बढ़िया होता है, तो इसीलिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, मल्टीपल लूप्स होते हैं, मल्टीपल एरे मेथड्स होते हैं, क्योंकि कोई कहीं फिट बैठता है और कोई कहीं। व्हाट आर कॉल बैक फंक्शन, व्हाट इज़ इट्स यूज़। तो ये कॉल बैक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बहुत इंटरव्यूज़ में पूछा भी जाता है ये। तो ये एक तरीके से फंक्शन का नेक्स्ट लेवल है, अभी तक हमने जो कवर किया वो बेसिक्स था, ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब नेक्स्ट लेवल है, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है बट हाँ नेक्स्ट लेवल है ये फंक्शन का। तो अभी तक हमने इस तरह के नेम्ड फंक्शन देखे थे। सपोज़ ये एक फंक्शन है हमारे पास ऐड करके, और इसमें हम दो पैरामीटर एक्स और वाई पास कर रहे हैं और रिज़ल्ट कुछ प्लस करके रिटर्न कर रहे हैं रिज़ल्ट, सिंपल, राइट। अब हम इसको कॉल करेंगे ऐड मेथड को किस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ये देख रहे हैं आप, ए और बी को वैल्यू सेट करके और इस तरीके से हमने ऐड मेथड को कॉल कर दिया, और जो रिज़ल्ट आया एक्स प्लस वाई उसको इसको असाइन कर दिया, तो 3 + 5 8 रिज़ल्ट आ गया डिस्प्ले। तो इन शॉर्ट हमने क्या किया, हमारे पास एक ऐड मेथड था, उसने कुछ ऑपरेशन करके रिज़ल्ट रिटर्न किया, और वो हमने ये इस लाइन से डिस्प्ले कर दिया, क्या कर दिया, डिस्प्ले। अब ध्यान से सुनना, होता क्या है जो बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं उसमें डिस्प्ले का जो ये सिंगल लाइन का कोड है ये बहुत बड़ा होता है, ठीक है, मतलब खाली डिस्प्ले का नहीं, और भी जो बहुत सारे कोड होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो और वहाँ पे हमें तो अब ये समझते हैं हम कि हम भी ये समझ लेते हैं कि हमारा जो डिस्प्ले में का कोड है वो 8-10 लाइन का कोड होगा और वो बड़ा होगा, तो हम क्या करेंगे उसको एक मेथड में रख लेंगे, राइट। तो इस तरीके से हमारा डिस्प्ले मेथड को हम कॉल करेंगे। अब बॉडी में अभी दिखाता हूँ इस डिस्प्ले मेथड की, पर हम डिस्प्ले मेथड को इस तरीके से कॉल करेंगे। इसमें जो पहले दो हैं 10 और 5 ये तो एक्स एंड वाई ही हैं, राइट। और ये जो तीसरा है ये क्या है, ये ऐड, ये है हमारा मेथड का नाम। तो ये एक मेथड है, ओके। अब जब इसकी बॉडी अगर हम देखते हैं डिस्प्ले मेथड की तो वो कुछ इस तरीके से होगी। यहाँ पे एक्स और वाई तो पैरामीटर्स हैं, और ये जो ऐड था ये हमारा ऑपरेशन था। इसको हम बहुत टाइम कॉल बैक भी लिख देते हैं लोग, बट मैंने ऑपरेशन लिखा है, कॉल बैक भी यूज़ कर सकते हैं वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक मेथड को एज ए पैरामीटर पास किया है, राइट, ये ऑपरेशन मेथड है, इसको एज ए पैरामीटर पास किया है, इसलिए इसको कहते हैं कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। अब जो पास किया है अब इसको इस तरीके से हम कॉल भी कर सकते हैं, इस जो कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है, और फिर इसका रिज़ल्ट लेके इसको रिज़ल्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं, बहुत चीज़ें कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये था एक सिंपल यूज़ एक कॉल बैक का। डेफिनेशन अगर देखें तो एक कॉल बैक फंक्शन इज़ ए फंक्शन
that is passed as an argument to another function, right? तो एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे ये डिस्प्ले कॉल किया था हमने यहाँ पे नीचे, तो ये जो पास करते हैं इनको आर्गुमेंट्स कहते हैं, और जब रिसीव करते हैं यहाँ पे बॉडी में तो पैरामीटर्स कहते हैं। तो ये आर्गुमेंट और पैरामीटर का डिफरेंस था, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कॉल बैक फंक्शन क्या है, विच इज़ पास्ड एज एन आर्गुमेंट टू अनदर फंक्शन, राइट। तो क्योंकि ऐड खुद में एक फंक्शन है और ये अनदर फंक्शन जो कि डिस्प्ले है उसमें एज ए आर्गुमेंट पास हुआ है, राइट। अब बात ये आती है कि भाई इसका एक यूज़ क्या क्या हो सकता है, मतलब क्यों हमने ऐसे किया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया सिस्टम, राइट, डिस्प्ले करने के लिए। पहले तो ये बड़ा आसान सा था, अब ये जो है ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्यों कर दिया इसको। क्यों इसलिए किया है क्योंकि कल को, अभी तो आपका ऐड एक मेथड है यहाँ पे, राइट, बट कल को आपके चलो एक हायर ऑर्डर फंक्शन हो, मैं बाद में बताता हूँ, मैं भूल गया। बेसिकली जो मैं क्विकली बता देता हूँ कि जिसमें कॉल बैक फंक्शन को हम जिस फंक्शन अनदर फंक्शन में पास करते हैं एज एन आर्गूमेंट, उस फंक्शन को हम हायर ऑर्डर करते हैं। तो जो तो एज ए आर्गूमेंट गया वो तो ऑपरेशन, वो हमारा कॉल बैक हो गया, और जिसमें गया जो कि डिस्प्ले है वो हायर ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब पहले की बात पे आते हैं कि हाँ, कि हमने ऐसा किया क्यों, इतना कॉम्प्लेक्स क्यों किया सिस्टम। वो इसलिए किया क्योंकि अभी तो हमारे पास एक सिंगल ऐड मेथड है, बट कल को हमारे पास ऐसे बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, लाइक मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड, जिनका रिजल्ट हमें डिस्प्ले करना हो, राइट। तो ऐसे में देखिए, अगर आप किस तरीके से कॉल बैक यूज़ करके, नहीं तो आपको कंसोल डॉट लॉग बार बार लिखना पड़ेगा, राइट। तो सबका जो रिज़ल्ट सेट है आपने उसको एक सिंगल मेथड बना के यूज़ कर लिया। तो डैट इज़ द सिंप्लिसिटी विच कॉल बैक प्रोवाइड। अभी आपको लग सकता है कि अगर आप थोड़ा नए हैं कि ऐसा बहुत कम यूज़, पर बड़ी एप्लीकेशंस में ऐसा बहुत फ्रीक्वेंटली करना पड़ता है ताकि कोड रीडेबल रहे, छोटा रहे, इजी टू अंडरस्टैंड रहे, ओके। तो डैट इज़ द होल स्टोरी अबाउट द कॉल बैक फंक्शंस। हाय फ्रेंड्स, एक छोटी सी नोटिफिकेशन है। ये वीडियो जो है वो पार्ट है मेरे फुल कोर्स का टॉप 300 जावा स्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस, जिसमें मैंने HTML, CSS एंड बूटस्ट्रैप भी कवर किया है। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं 300, इनकी PDF बुक भी मैंने जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो इन कैंडिडेट्स की जगह की तरह जिन्होंने इंटरव्यू अपने क्रैक करे हैं उस कोर्स के थ्रू, आप भी ऐसा कर सकते हैं। और अगर आप कुछ मिस नहीं करना चाहते हैं कोई क्वेश्चन, तो भी आप उस कोर्स को रेफ़र कर सकते हैं। अदरवाइज नो प्रॉब्लम, लेट्स कंटिन्यू। व्हाट इज़ हायर ऑर्डर फंक्शन? ओके, तो शायद आप बोलेंगे तो हमें पता है, बट इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, ओके। तो पहले थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। ए हायर ऑर्डर फंक्शन की दो टाइप के होते हैं। एक, टेक वन और मोर फंक्शंस एज आर्गूमेंट्स। आर्गूमेंट्स कौन से वाले? कॉल बैक फंक्शन के। तो प्री रिक्वेस्ट तो ये है इसकी कि आपको पता होना चाहिए कि कॉल बैक फंक्शन क्या होता है। अगर वही नहीं पता है तो ये तो नहीं समझ में आएगा, मतलब तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमें आपको शायद पता होगा, मैंने बता भी दिया था जब मैंने कॉल बैक फंक्शन एक्सप्लेन किया था कि हायर ऑर्डर फंक्शन में ही एज ए आर्गूमेंट पास करते हैं कॉल बैक फंक्शन को। पर दूसरी चीज़ और है कि हायर ऑर्डर फंक्शन इज ऑल्सो ए फंक्शन विच रिटर्न ए फंक्शन एज ए रिजल्ट, ठीक है। तो इस दूसरी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। पहली चीज़ तो आपको पता ही होगी कि ये हमारा एक कोड है, ये एक फंक्शन है HOF। ये हायर ऑर्डर फंक्शन है क्योंकि इसमें हमने ये एज ए जो ये जो फंक्शन है ये एज ए पैरामीटर पास किया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हायर ऑर्डर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और से हेलो एक फंक्शन है नीचे, राइट, ये से हेलो फंक्शन है। इस से हेलो को हम एज ए पैरामीटर पास कर रहे हैं, और यहाँ पे फंक्शन में एज ए पैरामीटर हमने उससे रिसीव कर लिया और फिर उसको कॉल कर दिया। सिंपल सा हेलो जो यहाँ पे से हेलो के अंदर था वही लॉग भी हो गया। तो ये था कॉल बैक फंक्शन। इसमें क्या था? ये एक कॉल बैक फंक्शन था। और हायर ऑर्डर फंक्शन, ये HOF जो जिसने उस फंक्शन को एज ए पैरामीटर एक्सेप्ट किया है वो हायर ऑर्डर फंक्शन। इतना शायद आपको पता भी होगा। पर अब सेकंड वाले केस पे फोकस करते हैं। सेकंड वाले केस में फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मेथड है क्रिएट एडर। ये एक नंबर एक्सेप्ट कर रहा है, एक वेरिएबल, ठीक है, एज ए पैरामीटर, और ये जो रिटर्न कर रहा है वो एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है, राइट।
ये देख रहे हैं आप, रिटर्न फंक्शन। तो ये भी हायर ऑर्डर फंक्शन हो गया फिर, ठीक है, समझ गए आप। तो ये क्या हो गया, हायर ऑर्डर फंक्शन ऑल्सो, ठीक है। अब आप कहेंगे कि इस तरीके के सिनेरियो की ज़रूरत कहाँ पड़ती है जब हम एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो एक फंक्शन क्रिएट एडर से हमने इसको रिटर्न किया, ज़रूरत कहाँ पड़ी इसकी, कुछ इस तरीके से ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपने पहले तो हायर ऑर्डर फंक्शन कॉल किया इस तरीके से, ठीक है, और इसकी वैल्यू आपने इसमें असाइन कर दी ऐड 5 में। अब आपने रिटर्न क्या किया था हायर ऑर्डर फंक्शन से एक फंक्शन, तो ये ऐड 5 में क्या असाइन हुआ, ए फंक्शन, और यहाँ पे 5 पैरामीटर था, तो 5 यहाँ रिसीव होगा नंबर में, ठीक है। अब आप जो ये ऐड 5 फंक्शन वेरिएबल में फंक्शन रिसीव हुआ है, इसको कॉल कर सकते हैं ये 2 पैरामीटर पास करके कुछ इस तरीके से। तो ये जो 2 है ये बेसिकली ये वैल्यू है, ठीक है। तो अब 2 + 5 और रिटर्न आउटपुट इज़ 7। तो कुछ इस तरीके से आपका हायर ऑर्डर फंक्शन जो कि क्रिएट एडर मेथड है उसका यूज़ है कुछ इस तरीके से, जो कि एक फंक्शन को रिटर्न करता है। तो दैट इज़ द स्टोरी अबाउट द हायर ऑर्डर फंक्शन। व्हाट आर फर्स्ट क्लास फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। अब ये फर्स्ट क्लास फंक्शंस क्या है, ये कोई स्पेशल टाइप नहीं है फंक्शंस का, जैसे कि हमारे एरो फंक्शन है, एनोनिमस फंक्शन है, ये वो नहीं है, मतलब ये डिफरेंट है। ये एक मतलब एक ये टर्म है फर्स्ट क्लास फंक्शंस की। जो फंक्शंस हैं उनको फर्स्ट क्लास का दर्जा दिया जाता है जावास्क्रिप्ट में, और ऐसा इसलिए दिया जाता है, अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो थोड़ा बहुत क्लियर होगा। A programming language is said to have first class functions if functions in that language are treated like other variables. ओके, एक वेरिएबल की तरह जब ट्रीट किया जाता है किसी भी लैंग्वेज में, जावा स्क्रिप्ट डॉट और C# जावा, तो जब एक फंक्शन को वेरिएबल की तरह ट्रीट किया जाता है तो उसे फर्स्ट क्लास फंक्शन कहा जाता है, क्योंकि तब उसे वेरिएबल बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, और अगर एक फंक्शन वेरिएबल की तरह बिहेव करने लग जाए तो वो बहुत अच्छा होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ट्रीट लाइक वेरिएबल से क्या मतलब है, ट्रीट लाइक वेरिएबल से मतलब है कि एक फंक्शन को आप जैसे हम वेरिएबल को असाइन करते हैं वैसे कर सकते हैं, जैसे वेरिएबल को एज ए आर्गूमेंट पास करते हैं वैसे फंक्शन को भी कर सकते हैं, और रिटर्नेबल एज ए वैल्यू। तो मैं कोड से एक्सप्लेन करता हूँ। पहला असाइनेबल जो है, ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो आप देखो हमारा एक फंक्शन है ये एनोनिमस फंक्शन, राइट। इसको हम ए वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं, राइट। नॉर्मली हम वैर के इक्वल टू आई लिखते हैं, ओ सॉरी, वैर के इक्वल टू आई, तो आई एक वेरिएबल था, इसको हम असाइन कर रहे हैं, तो फंक्शन को भी असाइन कर रहे हैं एक वेरिएबल में, तो फंक्शन इज ट्रीटेड लाइक ए वेरिएबल, राइट। तो ठीक है, पहली चीज़ असाइनेबल होते हैं फंक्शन। दूसरी चीज़, जैसे कि हम वेरिएबल को पास करते हैं फंक्शंस में आर्गूमेंट की तरह, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो परफॉर्म ऑपरेशन है इसमें एक वैल्यू है, ये कोई वेरिएबल है, ठीक है, तो ये पास हो रही है। सिमिलरली ये डबल जो है, ये डबल कोई वेरिएबल नहीं है, ये एक फंक्शन है, कॉल बैक फंक्शन, राइट, यू नो इट, राइट। तो फंक्शन को एज ए पैरामीटर, एज ए आर्गूमेंट भी हम वो यूज़ कर सकते हैं, लाइक ए वेरिएबल, अगेन इट इज़ ट्रीटेड लाइक ए वेरिएबल, ठीक है। देन तीसरा जो है वो रिटर्नेबल एज ए वैल्यूज़। तो नॉर्मली आप फंक्शंस में से रिटर्न क्या करते हो, वैल्यू करते हो, रिटर्न आप ऐसे रिटर्न आई लिख देते हो, तो आई वेरिएबल रिटर्न हो जाता है, पर हम एक फंक्शन भी रिटर्न कर सकते हैं। ओके, अगेन इट इज़ ट्रीटेड सिमिलर टू लाइक ए वेरिएबल, ठीक है। तो ये जो इसका वेरिएबल के साथ सिमिलैरिटीज़ हैं, इनकी वजह से इसको फर्स्ट क्लास फंक्शंस बोलते हैं जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शंस होते हैं। ग्रेट, गॉट इट। व्हाट आर कॉल, अप्लाई एंड बाइंड मेथड्स इन जावास्क्रिप्ट। तो अगर इन शॉर्ट में कहूँ तो ये तीनों एक फंक्शन को इन्वोक करने का तरीका है, ओके। एक तरीका तो होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फंक्शन है से हेलो, ओके, और इसमें हमें एक पैरामीटर है मैसेज। अब एक तरीका तो होता है कि हम इस फंक्शन को डायरेक्टली से हेलो करके और ऐसे करके, और जो भी इसका रिटर्न हो उसको एक वेरिएबल, तो ये एक इन्वोक करने का, कॉल करने का तरीका है। बट इसके और भी तरीके होते हैं, जैसे कॉल, अप्लाई एंड बाइंड मेथड को यूज़ करके भी हम इस फंक्शन को इन्वोक कर सकते हैं। द क्वेश्चन आता है कि भाई कब करना है ऐसा, मतलब क्यों करना है और कब करना है। तो ये करना है, इन तीनों मेथड्स को हम तब यूज़ कर सकते हैं जब कोई फंक्शन कॉल होता है किसी कॉन्टेक्स्ट में। फॉर एग्जांपल ये जो दिस कीवर्ड देख रहे हैं,
जब ये होगा तब इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हम इस दिस कीवर्ड का मतलब ये है कि ये फंक्शन एक कॉन्टेक्स्ट में कॉल होगा। कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक हाथी है, ठीक है, वो एक फंक्शन है, और अगर आपको उस हाथी से काम करवाना है, वो फंक्शन क्या है, तो उस हाथी से सर्कस में काम करवाना है या उस हाथी से खेतों में काम करवाना है, तो वो अलग अलग हो गए, राइट, कॉन्टेक्स्ट ही अलग हो गया। एक खेत है, एक सर्कस है, तो ये कॉन्टेक्स्ट हो गया। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पर्सन ऑब्जेक्ट है, उसमें एक प्रॉपर्टी है नेम और वैल्यू है हैप्पी। अब पहले हम देखते हैं कॉल मेथड से कैसे इन्वोक होता है जो हमारा से हेलो फंक्शन है। तो सिंपल है, से हेलो डॉट कॉल हम यूज़ करेंगे, उसमें हम फर्स्ट पैरामीटर पास करेंगे पर्सन, और दूसरा जो पास करेंगे वो है हेलो। हेलो क्या है, मैसेज है, ठीक है। अब यहाँ पे पर्सन तो है नहीं, तो पर्सन कॉन्टेक्स्ट है, इसलिए डिफ़ॉल्ट आ जाएगा इसमें, ठीक है। आपको यहाँ पे एक एडिशनल पैरामीटर डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है इस से हेलो के इनसाइड। ये पर्सन इस से हेलो का कॉन्टेक्स्ट है, ओके। से हेलो फंक्शन जो हो रहा है वो एज एक पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है। तो अब जो ये जो दिस है इस फंक्शन के, ये क्या है, पर्सन डॉट नेम, जो कॉन्टेक्स्ट होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा ये दिस कीवर्ड। तो पर्सन डॉट नेम क्या था, हैप्पी, और मैसेज क्या था, जो रिसीव हुआ था, हेलो। तो हेलो हैप्पी विल बी द आउटपुट हेयर। तो आप समझ गए। अब यहाँ पे आप एक बात ध्यान दी होगी, जो कॉल में एक तो कॉन्टेक्स्ट हमने पास किया, दूसरा जो पास किया है वो एक स्ट्रिंग पास किया है, ठीक है। तो ये कॉल की स्पेशलिटी है कि ये स्ट्रिंग पास होता है, यहाँ से एक सिंगल वैल्यू पास होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें दूसरे मेथड की, वो है अप्लाई। अप्लाई को भी सेम तरीके से कॉल करेंगे, फंक्शन नेम डॉट अप्लाई, फिर पर्सन जो कि कॉन्टेक्स्ट है उसको पास करेंगे, और फिर यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू की जगह एक एरे पास कर सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर्गुमेंट है वो एन एरे ऑफ आर्गुमेंट्स, ठीक है, ना कि कोई सिंगल स्ट्रिंग। तो ये कॉल और अप्लाई सिमिलर हैं, बस इनमें स्ट्रिंग और एरे का आर्गुमेंट में डिफरेंस है, ठीक है। अब जो हमारा जो तीसरा फंक्शन है वो है हमारा कौन सा, बाइंड मेथड। वो थोड़ा सा अलग है। उसमें क्या होता है, से हेलो डॉट बाइंड कॉल करेंगे इन्वोक करने के लिए, और कॉन्टेक्स्ट पर्सन पास करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे एक आप रिजल्ट इसको में आ जाएगा ग्रीट पर्सन में, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में कॉल तो किया से हेलो मेथड को, बट यू आर नॉट इन्वोकिंग इट इमीडिएटली। अभी इन्वोक नहीं किया आपने, इन्वोक आपने नेक्स्ट लाइन में किया ये ग्रीट पर्सन, और पास किया यहाँ पे जो आर्गुमेंट ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स क्या है, वो जो ऊपर मैसेज था ना, वही ग्रीटिंग्स है, ओके। तो अब आप समझ गए कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। दिस कीवर्ड कॉन्टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है, और आपका किस तरीके से हम कॉल अप्लाई और बाइंड मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं फंक्शंस के साथ, जिन फंक्शंस को कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत होती है, जिनके अंदर दिस कीवर्ड होता है, वहाँ पे आप समझ जाना है कि इनको कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत है, ओके। तो थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। तो call, apply and bind are three methods of JavaScript that are used to work with function and control how they are invoked. ये देख रहे हो, how they are invoked and what context they are operate in. तो ये कैसे इन्वोक करना है उस फंक्शन को, स्ट्रिंग के साथ, एरे के साथ, या इनडायरेक्टली नॉट इमीडिएटली करना है, ये इन तीन कॉल, अप्लाई और बाइंड का काम है, ठीक है। और इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन भी है, क्योंकि ये जो पहली वाली डेफिनेशन आपको थोड़ी सी बड़ी लग रही होगी, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि दीज मेथड्स कॉल, अप्लाई एंड बाइंड प्रोवाइड ए वे टू मैनिपुलेट द दिस वैल्यू एंड पास आर्गुमेंट टू फंक्शंस, ठीक है। तो मैनिपुलेट द दिस वैल्यू, राइट। जब से हेलो डॉट कॉल किया तो पहले तो पर्सन जो था आपने पास किया, कॉल मेथड को यूज़ करके पर्सन, जिसने कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड किया, और जो दिस था ना, ये पर्सन पे डिपेंड था। तो मैनिपुलेट द दिस वैल्यू, पर्सन की जगह एनिमल होगा, तो अगर यहाँ पर आप एनिमल पास करेंगे तो फिर वहाँ पे दिस की वैल्यू एनिमल हो जाएगी। तो मैनिपुलेट दिस वैल्यू, राइट, एंड पास द आर्गुमेंट। आर्गुमेंट आपने कॉल मेथड को यूज़ करके आर्गुमेंट यहाँ हेलो पास किया है, जो कि मैसेज में रिसीव हो रहा है। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से आप इन तीनों मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं, दिस वैल्यू को मैनिपुलेट करने के लिए और आर्गुमेंट्स को पास करने के लिए फंक्शंस में, ओके। सो दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट इज़ इवेंट डेलीगेशन इन जावास्क्रिप्ट। इवेंट डेलीगेशन क्या होता है,
तो आप जब भी इवेंट डेलीगेशन का क्या मतलब है कि आप कभी भी कोई आपका पेरेंट एलिमेंट है फॉर एग्जांपल, और उसके अंदर जितने भी चाइल्ड एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल इन दिस केस आपके पास चाइल्ड एलिमेंट बटन 1, बटन 2, बटन 3, ये सब चाइल्ड एलिमेंट है। अब इवेंट डेलीगेशन कहता है कि अगर आप पेरेंट एलिमेंट में कोई एक्टिविटी करेंगे, कुछ क्लिक करेंगे या कुछ करेंगे, तो उसका इम्पैक्ट चाइल्ड एलिमेंट में भी पड़ेगा। ठीक है, आप चाइल्ड एलिमेंट पे आपको अलग से इवेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब जो आपका मेथड होता है वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल ये हमारा कुछ एक पेज है समझ लीजिए, ठीक है, और ये हमारा जो है लिस्ट है एक, राइट, और इसमें हमारे 3 चाइल्ड एलिमेंट है, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, और ये एक वीडियो है तो मैं इसको चला के बताता हूँ, मैंने इस वीडियो कैप्चर किया है। देखिए, अगर मैं क्लिक आइटम 1 पे क्लिक कर रहा हूँ तो 1 आ रहा है, क्लिक आइटम 2 पे 3 पे क्लिक कर रहा हूँ तो 3 आ रहा है। समझ रहे हैं आप? तो हो क्या रहा है बेसिकली, जब तो मैं 1 पे क्लिक करता हूँ तो क्लिक जो है मैंने एक ही आइटम पे लगाया है और वो है पेरेंट आइटम पे, बट तीनों चाइल्ड आइटम्स के एलिमेंट्स के क्लिक मैं हैंडल कर पा रहा हूँ, तो इसे इवेंट डेलीगेशन कहते हैं। कोड वाइज देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक कोड है और यहाँ पे आप देखो ये माई लिस्ट, ये है पेरेंट एलिमेंट, और ये देख रहे हैं आप, ये एलिमेंट जो पहले मैंने आपको वीडियो दिखाया था वो इसी कोड का था। ठीक है, तो ये आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 इसके चाइल्ड एलिमेंट है, लिस्ट एलिमेंट। ठीक है, अब क्या किया हमने, ये जो माई लिस्ट, ये हमने माई लिस्ट आईडी इससे ली और पेरेंट लिस्ट यहाँ पे आ गया, इसका रेफरेंस ले लिया। ठीक है, पेरेंट एलिमेंट का, चाइल्ड आइटम का कोई हमने रेफरेंस नहीं लिया है अलग से, राइट। अब हमने ऐड इवेंट लिस्नर लगाया क्लिक इवेंट पे, हैंडल आइटम क्लिक फंक्शन लगाया किस पे, पेरेंट लिस्ट के पेरेंट लिस्ट पे। अब हमने क्या किया, इवेंट ऑब्जेक्ट को यूज़ करके यहाँ पे पास किया और टारगेट इवेंट डॉट टारगेट मिला हमें। ठीक है, और फिर हमने उसको लॉक कर लिया, तो टारगेट डॉट टेक्स्ट कंटेंट। ठीक है, तो अब क्या हुआ, यही जो मैंने बताया था, ये क्या करेगा, लॉक करेगा। जब भी आप क्लिक करेंगे तो इवेंट डॉट टारगेट, ये टारगेट आपको बता देगा कि ये चाइल्ड एलिमेंट है। ध्यान से सुनना ये चीज़, मतलब ये समझ में आ जाना चाहिए। ये आपको आप बोलोगे तो पेरेंट एलिमेंट पे लगाया था हमने जो अपना इवेंट हैंडलर लगाया था, तो ये चाइल्ड एलिमेंट पे क्यों आ रहा है, यही आपको जावा स्क्रिप्ट इवेंट डेलीगेशन एक कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आपको हर एक चाइल्ड इवेंट पे या एलिमेंट पे अलग अलग से ऐड इवेंट लिसनर मेथड हर किसी पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, पेरेंट पे लगा दो, और तो जिस पे भी आप क्लिक करोगे चाइल्ड पे, वो ऑटोमेटिकली डेलीगेट कर देगा पेरेंट उस चाइल्ड पे, और उस एलिमेंट का आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएंगी चाइल्ड एलिमेंट की। ठीक है, और तो फाइनली ये कुछ थ्योरी है। इवेंट डेलीगेशन इन जावा स्क्रिप्ट इज ए टेक्निक वेयर यू अटैच ए सिंगल इवेंट हैंडलर टू पेरेंट एलिमेंट ओनली टू हैंडल द इवेंट्स ऑन इन चाइल्ड एलिमेंट्स ऑल्सो। ठीक है, अब अगर आप कहोगे कि भाई मैं पेरेंट एलिमेंट पे क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पे पेरेंट एलिमेंट ही मिलेगा, पर आप चाइल्ड एलिमेंट पे क्लिक करोगे तो पेरेंट एलिमेंट चाइल्ड एलिमेंट पे जो इवेंट को ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, गॉट इट, यही था बस ये। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ असिंक अवेट, कंपेयर इट विथ प्रोमिसेस। असिंक अवेट क्या होता है जावा स्क्रिप्ट में, ठीक है, तो इसके लिए पहले तो हमें प्रोमिसेस की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है पहले से, बिकॉज असिंक अवेट भी क्या करता है, असिंक्रोनस ऑपरेशंस को ही हैंडल करता है, बट ये एक सीक्वेंस में बेटर सिंटेक्स के साथ करता है। ठीक है, अब अगर मैं एक डायग्राम दिखाऊंगा आपको और उससे आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि प्रोमिसेस और असिंक अवेट में क्या सिमिलैरिटीज़ है और क्या डिफरेंसेस है दोनों में। ठीक है, तो ये आप डायग्राम देख लो, यहाँ पे होता क्या है कि जैसे ये हमारा असिंक अवेट है और ये हमारा प्रोमिसेस है। अब प्रोमिसेस में हमारे क्या क्या होते हैं, प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर, रिजॉल्व मेथड, रिजेक्ट मेथड, देन मेथड, कैच मेथड। अब जो असिंक अवेट है उसमें ये चीज़ें तो होती हैं, प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर, रिजॉल्व, रिजेक्ट, बट ये देन और कैच नहीं होता उसमें, उसकी बजाय ये ट्राई और कैच होता है। ठीक है, और जो हम सिंटेक्स राइटिंग करते हैं उसमें भी थोड़ा सा फ़र्क होता है। चलिए वो भी कोड में दिखा देते हैं कि क्या फ़र्क होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका एक फेच डाटा मेथड है, ओके, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके, न्यू कीवर्ड को यूज़ करके एक प्रॉमिस क्रिएट कर रहे हैं, राइट। उसके अंदर हमने एक असिंक्रोनस ऑपरेशन भी कर डाला ये सेट टाइम आउट मेथड को यूज़ करके। अब ये तो हो गया ऑपरेशन। अब बात है कि इसका जो रिजल्ट आएगा उसको हैंडल कैसे करना है। उसके लिए जो प्रॉमिस में हम क्या तरीका यूज़ करते थे, इफ़ यू रिमेंबर, ये देन, डॉट देन और डॉट कैच।
कोई भी अगर रिजॉल्व होगा प्रॉमिस तो यहाँ आ जाएगा, और रिजेक्ट हो जाएगा तो कैच में चला जाएगा, राइट। बट असिंक अवेट में क्या होता है कि देन और कैच नहीं होते। ये प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर तो इसी तरीके से होता है, पर देन कैच के अलावा यहाँ पे होता है ट्राई और कैच, कुछ इस तरीके से। और ये सिंटेक्स देख के आपको लग नहीं रहा कि ये बहुत ही फैमिलियर है? मतलब ये है क्या? ये जस्ट एक मेथड है आपका डू समथिंग असिंक, जिसमें आपका ट्राई और कैच ब्लॉक है, डेट्स इट। और फिर आप इस डू समथिंग असिंक को कॉल कर रहे हैं, राइट। तो ये तो बहुत ही मतलब जैसा आपका पहले के बहुत मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम यही असिंक अवेट यूज़ करते हैं। सी शार्प में भी होता है, जावा में भी होता है। तो ये है असिंक अवेट, जो कि एक बेटर वे ऑफ राइटिंग द एसिंक्रोनस ऑपरेशन है एज कंपैरिजन टू प्रोमिसेस, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, मैं वो डिटेल में बताऊंगा कि असिंक और अवेट काम कैसे करते हैं। फिलहाल आप बस ये ध्यान रख लीजिए कि जैसे ही हम बोलते हैं कोई ऑपरेशन असिंक है, इसका मतलब उसके अंदर का जो ऑपरेशंस है वो नॉन ब्लॉकिंग है, ओके। वो एक लाइन ऑफ कोड दूसरे लाइन ऑफ कोड को ब्लॉक नहीं कर रहा है। और जहाँ पे हमने अवेट रख दिया, ठीक है, उसका मतलब ये है कि हम अब क्या हो रहा है कि वेट करना पड़ेगा। मतलब कि जब तक इस फेच डाटा का रिजल्ट इस रिजल्ट में नहीं आ जाएगा, तब तक नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये रिजल्ट, क्योंकि अगर हम ये रिजल्ट एग्जीक्यूट कर देंगे बिफोर रिजल्ट आने के पहले ही, तो हमें एरर आ जाएगी, क्योंकि ये रिजल्ट तो हमें मिला ही नहीं होगा। तो इसलिए असिंक अवेट साथ में काम करते हैं। अब कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं असिंक अवेट के बारे में। सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस देख लेते हैं, इनमें क्या होती है प्रोमिसेस और असिंक अवेट में। सिमिलैरिटी: promises and async await can be achieve the same goal of handling asynchronous operation। दोनों से asynchronous operation होता है। डिफरेंस है, async await provides a more concise and readable syntax। रीडेबल इसलिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है ट्राई कैच, और सबको पता होता है कि मोस्टली मतलब कि ट्राई कैच होता क्या है। डॉट देन और डॉट कैच इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। जिसको पहले से आता है उसके लिए अच्छा है, बट जिसको नए प्रोग्रामर को सीखने में शायद थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और वही लिखा है यहाँ पे, रीडेबल डैट रिसेंबल सिंक्रोनस कोड वेयर एज प्रोमिसेस यूज ए चेनिंग सिंटैक्स देन एंड कैच। ये चेनिंग, ये डॉट लगा रहे हैं ना, जो ये डॉट देन डॉट कैच को चेनिंग सिंटैक्स बोलते हैं, विच इज़ नॉट डैट रीडेबल। तो ये था हमारा असिंक अवेट और इसका प्रोमिसेस के साथ कंपैरिजन। ऑल राइट, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर कंप्लीटिंग ऑल द क्वेश्चंस। अगर आप यहाँ पहुँच गए हैं, इसका मतलब ये है कि आप में करेज और पेशेंस तो है इंटरव्यू क्रैक्स करने के लिए। बस आपको स्टॉप नहीं करना है, आपको इंटरव्यू देते रहने हैं जब तक कि आप अपने गोल को पा ना लें। और मेरी तरफ से बस एक रिकमेंडेशन है कि अगर आपने शुरुआत नहीं करी है अभी तक इंटरव्यू देने की, तो शुरू कर दो। क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, इंटरव्यूज़ आर द बेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग। इंटरव्यूज़ से खाली हम लर्न नहीं करते हैं, बल्कि अगर आप सिलेक्शन हो जाए तो जो रिवॉर्ड होता है ना, वो बहुत बढ़िया होता है। और अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी हुआ है तो भी कुछ खोने के लिए है नहीं। देखो, अगर आप इंटरव्यू नहीं दोगे तो वो एक बहुत ही, क्योंकि आप ऑलरेडी मिस कर रहे हो अपॉर्चुनिटीज़। आप एग्ज़ाम दे नहीं रहे हो तो आप ऑलरेडी फेल्ड हो गए हो उसमें। कंपनीज़ रुकेंगी नहीं, वो किसी और को हायर कर लेंगी और आगे बढ़ जाएंगी, आपके लिए इंतज़ार नहीं करेंगी, ठीक है। बट अगर आप इंटरव्यू दे के आप रिजेक्ट हो गए, इस केस में एटलीस्ट आपको कुछ सीखने को मिला, और नेक्स्ट टाइम जब आप इंटरव्यू दोगे आप ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहोगे। इन शॉर्ट, start giving interviews and do accept my this never give up challenge until you crack the interview। just comments box में लिख दो never give up। okay, finally all the best from my side। मैं सपोर्ट करता रहता हूँ इंटरव्यू से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड जॉब वीडियोस में डालता रहता हूँ। और आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो बाय प्रेसिंग द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच।